टेंशन इनके 50 टेंशन, और हकीकत कह रहा हूं 50 टेंशन है इनके। वो पिछली केंद्र की सरकार में एक मिनिस्टर साहब ने तो घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहे हैं बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने, कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना, बेचारा पुलिस वालों को इनकी जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सवेरे 5 बजे मुखबिर को फोन आएगा कि भेरियो खेत की बागड़ पे बैठो, इन गिरफ्तार करो। मालवा के रजनीकांत जी, आप सभी की जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुन्ना बैटरी। मुन्ना बैटरी एक ऐसा नाम जिसने इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाया। हमारे साहित्य जगत का एक चमकता सितारा। मैं ठाहा का परिवार और उज्जैन का बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय महेंद्र यादव जी का, जिन्होंने मुझे यह अवार्ड आज यहाँ आभारी के रूप में मुझे सौंपा है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली ठाहा का परिवार के लिए बजा दी जाए। प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं हकीकत कह रहा हूं, आज कपिल शर्मा जी इस मंच पर आ रहे हैं, उनका भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उनका एक शो चालू हो गया है वापिस, और मैं तो कहता हूं, दावा कर रहा हूं, महाकाल के धोख उन्होंने लगाई, इस साल उनके 3 शो चालू होंगे। क्योंकि हकीकत कह रहा हूं, राहुल गांधी अभी धोख लगा के गए यहाँ पे। 3 प्रदेश जीत लिए अगले ने। तो मैं कह रहा हूं कपिल यादव जी, कपिल शर्मा जी के भी 3-3 शो चलेंगे इस बार। और मैं तो हकीकत, और क्या चुनाव हुए इस बार, कहां चले गए वो, ये रहे कांग्रेस के। इस बार प्रणाम करना चाहता हूं। एक तो मंच कांग्रेस का, मैं ऐसा आज कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को वापस भी जाना है हकीकत कर। लेकिन मैं हकीकत, और क्या चुनाव हुए इस बार हकीकत कर, वो 2 पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे लड़ रहे हैं। देखो मेरे जब तक वोल्टेज नहीं आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं ऐसा करता रहूंगा जहां तक पूरा मामला सेट नहीं हो जाता। उसके बाद अपनी वाली पे हुआ। वो 2 कार्यकर्ता रोड पे लड़ रहे हैं। वो बोले साइकिल प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष मेरे को बनाया। पार्टी में पद बहुत बटे, अभी भाजपा से भी बटे, कांग्रेस में भी बटे। वो बोला कि साइकिल प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष मेरे को बनाया। तो दूसरा कह रहा है साइकिल प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष मेरे को बनाया। मैंने कहा लड़कियों रहे, और ऊपर फोन लगा के पूछ लो, जिसको भी बनाया होगा अभी बता देंगे। उन्होंने ऊपर फोन लगाया तो 2 मिनट बाद 2 ही गले मिलने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले दोनों ही को बनाया है। अरे तालियां तो आप बजाना। मैंने कहा यार दोनों ही को कैसे बना दिया, एक पोस्ट 2 ही आदमी को कैसे दे दी? बोले नहीं साइकिल प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष 2 ही को बनाया। मैंने कहा 2 ही को कैसे बनाया? बोले नहीं ये अगले टायर का है और मैं पिछले टायर का हूं। और तालियां तो आप बजाना, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तालियां तो आप बजाना। मैंने हकीकत, मैंने ऊपर बॉस को फोन लगाया। मैंने कहा बॉस मानना पड़ेगा आपको यार, दोनों ही कार्यकर्ता को आपने खुश कर दिया। वो बोले बेटा ये तो 2 ही थे, अगर 2 और होते तो अभी साइकिल का हैंडल और सीट बाकी थी। तो मैं हकीकत, मतलब चुनाव में क्या रंगत है इस बार। और मेरे को तो हकीकत यार, अपने तो मध्य प्रदेश में वो योजना आई थी, काम के बदले अनाज। मेरे को भी फोन आया पार्टी कार्यालय से, बोले वो योजना समझाने के लिए मंत्री जी आ रहे हैं, तो थोड़ी देर आप पब्लिक का मनोरंजन कर दो, मंत्री जी आएंगे समझाएंगे और चले जाएंगे, जो भी होगा आपका देख लेंगे। अब मैं चला गया, 1 घंटे तक मैंने पसीना बहाया। मंत्री जी आए, योजना समझाई, काम के बदले अनाज, और चले गए। बाद में मैंने जब पार्टी कार्यालय पे बोला, मन के पेमेंट तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को। मैंने कहा ये क्या है? बोले बेटा योजना यही थी, काम के बदले अनाज। तो अभी पूरे वोल्टेज आए नहीं है। हकीकत कह रहा हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझ में। पुलिस प्रशासन का भी यहां बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को यहां मंच पर पुलिस साहब का भी बुलाकर स्वागत किया गया। जिस दिन इनको मौका लगेगा ये भी स्वागत कर देंगे। और मैं हकीकत कह रहा हूं सर, मैं एकमात्र ऐसा कवि हूं पूरे हिंदुस्तान में जो पुलिस वालों के पक्ष में बोलता हूं। और इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब दिल्ली के एक बाटला एनकाउंटर में एक पुलिस वाला शहीद हो जाता है, और इस मध्य प्रदेश से भगाया हुआ एक नेता जब उस एनकाउंटर को फर्जी करार देता है, तब इस मुन्ना बैटरी के कलम को उन पुलिस वालों के पक्ष में कविता पाठ करना पड़ती है कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है। मैं हकीकत कह रहा हूं। और मैं तालियां ढंग से बजा देना, इनको ढंग से बजवानी भी आती है। सर ने आके क्या कहा था, आपने ध्यान ही नहीं लगाया उनकी बात पे। उन्होंने कहा कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा है, वो ढंग से चलाना, वरना ये तरीका जानते हैं। सही कह रहा हूं। मैं तो हकीकत तरीके बहुत सारे इनके। मेरे तो मंदसौर में वो एक बाजे वाला जुआ खेल रहा था रात, धमक देखना पुलिस वालों की कितनी होती है। वो एक बाजा वाला जुआ खेल रहा था रात को, तो पुलिस वाले तोड़ गए उसको। रात भर उसको थाने पे कूटा, और सुबह 8 बजे उसको जमानत पे छोड़ा, और 11 बजे उसको माताजी पूजन करने के लिए जाना।
बाजे वाले को। धमक देखना पुलिस वालों की कितनी तगड़ी होती है। रात भर कूटा, 8 बजे जमानत पे छोड़ा और 11 बजे माताजी पूजन करने के लिए जाना। वो बाजे चल रहा है आगे और पीछे औरतें चल रही और बाजे पे गाना चल रहा, शेर पे सवार आइयो मोरी माँ, आइयो मोरी माँ, सोनारा झांझरी बाजी रहा हो माँ। अब वो चौराहे तक पहुंचा बाजे वाला ने, वो चौराहे पे वही सांप गाड़ियों के चालान फाड़ रहे जिनने रात को कूटा उसको। तो बाजे वाले की निगाह सांप पे पड़ी और सांप की निगाह बाजे वाले पे पड़ी, तो बाजे वाला देख के ही संपट भूल गया, गाना ही चेंज। ए रात भर कूटा वो लटका के मोरी माँ, वो लटका के मोरी माँ, हाथ पग मोरा बोली रहा ओ माँ। मतलब धमक बहुत तगड़ी होती है हकीकत, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलता हूँ पुलिस प्रशासन के लिए। मेरे को वापस जाना भी है, अपने क्या मतलब जबरदस्ती। और इनके कोई कम टेंशन नहीं होती है। हकीकत कह रहा, पूरा उज्जैन में कैमरे लगे हुए, जगह जगह कैमरे लगे हुए, इनके 50 टेंशन खड़ी हो गई। वो एक उज्जैन वाले ने फोन लगाया कंट्रोल रूम पे, बोले दादा नाना खेड़ा बस स्टैंड को कैमरा चालू है कहीं? बोले हाँ चालू है। क्या हो गया बस स्टैंड पे? बोले वो कहीं नहीं, वो मक्सी की गाड़ी उभी के निकली की है। टेंशन इनके 50 टेंशन, और हकीकत के ना 50 टेंशन है इनके। वो पिछली केंद्र की सरकार में एक मिनिस्टर साहब ने तो घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा है बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने के, गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना। बेचारा पुलिस वालों को इनकी जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सवेरे 5 बजे मुखबिर को फोन आएगा कि भेरियो खेत की बागर पे बैठो, इन गिरफ्तार करो। ने ये अगर ढिल्ले ढिल्ले पहुंचे ने भीरिया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन। उसको भी लोन सबूत भी तो को। ने वो अगर थाने पे जाए बात नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं, तो ट्रिपल टेंशन। अब इसमें सीबीआई वाला बगैर बात के बीच में रगड़ा रहे, मेहनत पूरी कर रहे हो, तालियां आ नहीं रही है ढंग की। मैंने कहा मैं सब करवाना जानता हूं, मेरे पास सब तरीके हैं, मैं खुद मालवा का आदमी हूं। वो छोरी आई, बुआ जी आपको प्रणाम करता हूं। एक तो आपके कपड़े देख के मेरे को ठंड बज रही, यहां पे खड़े खड़े। नीत है तो मेरे को बोल देता, मैं बिना मेरा कोट खोल देता है, भगवान की सौगन। मतलब क्या मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इसको मालूम ही नहीं उज्जैन के लोग हैं। जबरदस्ती इनके प्रेम की बातों में कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है उज्जैन है, यहाँ कुंभ होता है और यहाँ 50 लोग हापड़ हुपड़ा के निकल जाते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता कौन किस घाट पे घुस रहा है, कौन किस घाट से निकल रहा। सही कह रहा हूं, ये उज्जैन के लोग हैं। ये उज्जैन वाले नहीं डरते किसी के बाप से, न जीते अपने हिसाब से। ये उज्जैन वाले नहीं डरते किसी के बाप से, न जीते अपने हिसाब। बात पहले पूरी सुनो, खत्म हो जाए, उसके बाद ढंग से ताली बजाना। ये उज्जैन वाले नहीं डरते किसी के बाप से, न जीते अपने हिसाब से। बुलाते भेरूगढ़ और मिलते रामघाट पे। मालूम ही नहीं पड़ रही अपने को ये उज्जैन के लोग हैं। लेकिन मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वीलोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित समस्त देशभक्त श्रोताओं को मैं मुन्ना बैटरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूं। यह जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि मेरे पास है, और इस सृष्टि की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों के पास जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। सही कह रहा हूं, पुलिस वालों के पास चोरों की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं। पर ये सब जानकारी, और हकीकत कह रहा हूं, नेताओं को काले धन की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार। हकीकत, और इस देश में काले धन की अब कोई बात नहीं करेगा क्योंकि माल्या मजे कर रही है लंदन में, सरकार आओ भगत में बैठी है अभिनंदन में, लोग ठहाका में मजे कर रहे हैं मनोरंजन में, और इस देश में काले धन की कोई बात नहीं करेगा क्योंकि बाबा खुद उलझ गए दंत कांति मंजन में।
मतलब क्या आ रहा है, आपने हकीकत कह रहा हूं, लेकिन मैं एक सरकारी कविता से शुरुआत करना चाहता हूं। हकीकत कह रहा हूं, मैं उज्जैन आया हूं कि जिसकी किस्मत इस धरती की स्वर्णिम रच पा जाती है, मुझे उज्जैन का हर वक्त प्यार मिलता है। मेरे भाई लोग यहाँ खड़े, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे श्रोता खड़े हुए हैं, सारे मेरे भाई लोग खड़े। मैं आपके बीच में एक कविता खड़ी करना चाहता हूं कि जिसकी किस्मत इस धरती की स्वर्णिम रच पा जाती है, उसकी शोहरत दुनिया के हर हिस्से पर छा जाती है। मैंने जो कुछ भी पाया वो सब इस धरती को अर्पण है। ये वो धरती है जहां शीश झुके तो महाकाल की कृपा बरस जाती है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, एक सरकारी कविता पढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर महेंद्र यादव जी इस मंच पर विराजित हैं कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा। जरा शुरू कर देना मुन्ना बैटरी को, अभी वोल्टेज पूरे वाले आए नहीं है। हकीकत कह रहा हूं कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाए। ये जानकारी की बात बता रहे महेंद्र भैया कांग्रेस से हैं। कांग्रेस ने हमसे 70 साल तक एक महत्वपूर्ण राज छुपा कर रखा। 70 साल तक 1947 में देश आजाद हुआ था और 2017 में जाके एक महत्वपूर्ण जानकारी मालूम पड़ी कि गीला कचरा हरे बॉक्स में डालना चाहिए और सूखा कचरा नीले बॉक्स में डालना चाहिए। 70 साल तक हमसे महत्वपूर्ण राज छुपा कर रखा गया कांग्रेस की तरफ से। हकीकत कह रहा हूं, लेकिन मैं एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा, ठान लो तो ये माता यशोदा का घर आंगन बन जाएगा। अरे सरकार तो अपना काम कर ही रही है, एक बार जनता भी साथ दे तो स्वच्छता में भारत नंबर 1 बन जाएगा। और हकीकत कह रहा हूं, ये स्वच्छ भारत अभियान के भी इफेक्ट आने शुरू हो गए हिंदुस्तान में। सही कह रहा हूं, वो हमारे मंदसौर से 184 किलोमीटर दूर घाटा बिल्लोद है, वो मेरा एक मित्र रहता है, उसके वहां भी शादी में गया था मैं, तो पंडित जी ने फेरे कराने के बाद वचन मांगे। मजे लेना, स्वच्छ भारत अभियान का कहां कहां तक पहुंच गया लेवल। वो पंडित जी ने फेरे कराने के बाद वचन मांगे, बोले 7वां वचन पूर्ण होने के बाद 8वें वचन की बारी है। 8वां वचन सभी वचनों पर भारी है क्योंकि ये परोपकारी है, सर्वहितकारी है, इसको पूर्ण करने में समाज की जिम्मेदारी है। तो आज से दूल्हा और दुल्हन इस बात का प्रण करे कि गीले कचरे का हरे बॉक्स में, सूखे कचरे का नीले बॉक्स में त्याग कर इस देश को स्वच्छ बनाएंगे। अच्छा, वो लोग भी घर वाले बड़े उस्ताद आदमी थे, बोले पंडित जी ने ये कहा तो उनको ही दक्षिणा में 2 डब्बे पकड़ा दिए। है तो आदमी आखिर, और मैं तो आखिर मालवा के रजनीकांत की उपाधि दी। मैं हकीकत कह रहा हूं, मालवा का हर आदमी रजनीकांत है। जितने लोग यहाँ बैठे हर आदमी रजनीकांत है। मतलब जो आदमी छत पे छतरी सेट करने चढ़ता है और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाए, वो आदमी अपने आप में रजनीकांत ही होता है। हकीकत कह रहा हूं, ये प्रसन्न प्रियंका चोपड़ा को करते हैं, प्यार पिंकी से करते हैं और शादी चंपा से कर लेते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं। और मैं अपनी काम के प्रति ईमानदार होता मालवा का आदमी। वो आईपीएल में गया, महेंद्र उज्जैन आईपीएल देखने के लिए, वो विराट कोहली ने चौका मार दिया, वो चीयर्ड गर्ल खड़ी नहीं हुई तो इधर से उज्जैन का आदमी बोल गया, ए वेंडीरान उबी बेनी, वो थारा बाप ने चौको मार दिया, बेटी बेटी माता फाकी रही है। बोले इतना आदमी ईमानदार होता। हकीकत कह रहा हूं। और हमारे यहाँ तो पहला मतलब दूसरा बच्चा भी तब पैदा करते हैं जब पहले वाले की काफी किताबें और चप्पल जूते सब काम में आ जाते हैं। और पहले वाले को भी 10 साल तक मंजन नहीं कराते हैं क्योंकि जो दूध के दांत ऑलरेडी टूटने के हैं उन पर जबरदस्ती मंजन बर्बाद करने से भी कोई मतलब नहीं है। और मालवा का आदमी कब सीरियस हो जाए मालूम नहीं पड़ता। मैं भी हकीकत कह रहा हूं, मालवा का आदमी कब सीरियस हो जाए बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता। वो हमारे यहाँ रामलीला होती थी, पहले होती थी ना अपने यहाँ पे पहले रामलीला, वो पर्सनल मैटर तक आ जाता था वो कभी कभी संवाद के अंदर उसका। वो सही कह रहा हूं, वो रामलीला चल रही, वो रावण और अंगद का वो संवाद करवाना था, वो रावण के दरबार में गया अंगद। अब देखना पर्सनल मैटर कैसे आदमी का निकल के आ जाता है। वो रावण के दरबार में पहुंचा अंगद और रावण से बोला, बोले मैं शांति का वार्ता करने के लिए आपसे आया हूं, आसन दो मुझे। तो वो रावण बोले मैं आपको आसन नहीं दे सकता, आप जंगली वानर हो। अब वो क्या पर्सनल मैटर सामने निकल के आ गया क्योंकि वो जो रावण था उसी का भतीजा वो अंगद बन के आया था और उनके प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है घर में। अब देखना पर्सनल विवाद कैसे आ जाता रामलीला में। और रावण ने बोला मैं आपको अंगद नहीं दे सकता, अंगद को आपको मैं आसन नहीं दे सकता। तो अंगद पहले ही भरा हुआ काका जी के प्रति। अब वो शुरू हुआ, बैठने के लिए जगह भी मत दो, खेत पे जाने का रास्ता भी मत दो, कूड़ा को पानी थी वापरी दिया, मोटर थी वापरी दिया, तो मैं कहीं यहाँ सोयाबीन काटवाने पैदा हुआ कहीं। तालियां आ नहीं रही है, मेहनत पूरी कर रहा हूं।
मतलब पर्सनल आदमी कब सीरियस हो जाए मालूम नहीं पड़ता। वो अपने उन्हेल का एक आदमी वहां गया बंबई पिक्चर करने के लिए, कब सीरियस हो जाए आदमी मालूम नहीं पड़ता। बंबई गया पिक्चर करने के लिए, तो वहां हीरोइन ने पहले ही शॉट बोला और अगला सीरियस हो गया पहले ही शॉट में सीरियस हो गया। वो हीरोइन बोली मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, तो उन्हेल का छोरा सीरियस हो गया, बोले खा थरा बाप की होगन। मतलब अपने आदमी कब सीरियस हो जाए मालूम नहीं पड़ता। हकीकत कह रहा और वो जानकारी की मैं बात बता रहा, दादा हकीकत जानकारी में बात बता रहा। वो अभी मंच पे लाए थे, वो क्या नाम था उनका, आदरणीय को जामुन खिलाए। बहुत हंसी आ रही है आपको, ऐसे ही हंसते हैं हमारे यहाँ पे। वो लेकर आया था मंच पे, वो भी नाराज चल रहा है, अभी गधा भी नाराज चल रहा है पूरे ठा का परिवार से। भाटी जी को मालूम ही नहीं, महेंद्र को भी मालूम नहीं, पूरा गधा जो है ठा का परिवार से नाराज चल रहा। फोन आया मेरे पास, बोले मुन्ना भी ठा कम जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ जा रहा हूं। मैंने कहा आप तो 19 साल हो गए जाते जाते। बोले मेरा दर्द यही तो है। मैंने कहा क्या दर्द है तुम्हारा? बोले यार 19 साल से मुझे खिला रहे, एक बार भी मेरे यहाँ कोई खाने के लिए नहीं आया। दर्द होता है, हकीकत कह रहा हूं। और मैं तो हकीकत कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस वाला मामला है हकीकत। और मालवे का आदमी का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा तगड़ा होता है। मतलब बस के अंदर अगर हकीकत कह रहा हूं, बस पूरी बस लबालब भरी हुई, कॉन्फिडेंस देखना मालवे के आदमी का, पूरी बस लबालब भरी है। उसके बाद भी कंडक्टर नीचे एक ही बात बोलेगा, आप ऊपर चढ़ो मैं बिठवा रहा हूं, आप ऊपर तो चढ़ो मैं बिठवा रहा हूं। मालवे के आदमी का कॉन्फिडेंस होता है। और हकीकत क्या, रेल के अंदर स्लीपर डिब्बे में यात्रा करता है, लेकिन उसे पता चल जाए कि अपने को लेने के लिए बेईजी साहब प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो स्लीपर डिब्बे के अंदर से एसी डिब्बे में पहुंचता है और उसमें से बाहर निकलता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, अपना स्टेटस भी तो बनाना। हकीकत करा। और ये मोबाइल बंद करो, एक तो सबसे पहले मोबाइल बंद करो। जब मैं यहां खड़ा हूं किसको ले जाके बताओगे? एक तो अपनी आदत खराब, जहां देखो वही मोबाइल निकाल लेते हो। कल ले जाके ना अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे, परसों उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। मतलब क्या है जबरदस्ती का? एक तो ये जब से मोबाइल आया हिंदुस्तान में, हकीकत करो जब से मोबाइल आया हिंदुस्तान में आदमी की हालत खराब हो गई। मतलब अगर दो लोग अगर खड़े रहो के बातें कर रहे हैं तो मेरा दावा है कि वो मोबाइल के विषय में बातें कर रहे हैं। और पहला बोलता है मेरे पास 20,000 का मोबाइल है, इसमें 40 GB रैम है। फिर दूसरा बोलता है मेरे पास 25,000 का मोबाइल है, इसमें 100 GB रैम है। मैं पास में ही खड़ा हुआ, बोले भाई साहब आप नहीं बोल रहे? मैंने कहा मेरे पास 2.5 लाख का मोबाइल है। बोले क्या है इसमें? मैंने कहा इसमें लेटरिन बाथरूम भी है। कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस तगड़ा रखो। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, ये छोटे छोटे छोरों तक को ध्यान है कि मोबाइल के कौन से फोल्डर में किस जगह क्या चीज पड़ी नो कब देखनी अपने को। हाँ ये आई तुम्हारे कोर्स की बात, सही कह रहा। मैंने कल परसों एक 10 साल के छोरे को पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों रे, ये क्या रख रखा मोबाइल में, क्यों तेरे पापा को? बोले आप क्या पापा को कहोगे, मोबाइल ही पापा का ही है। इतनी हालत खराब हो गई जब से। और जब से मोबाइल आया, मैं तो हकीकत कह रहा, मेरा वो मित्र है वहाँ घाटा बिल्लोद का, मैं हकीकत में उसके दादाजी शांत हो गए थे अभी। मैंने उसको फोन, जब से मोबाइल आया आदमी की लैंग्वेज बदल गई है। मैं उसके मोबाइल की दुकान है ना, उसके दादाजी शांत हो गए। मैंने उसको फोन लगा, मैंने कहा अरे भाई कैसे क्या दादाजी शांत? लैंग्वेज सुनना आदमी की और मजे लेना। मैंने उसको फोन लगा, अगले के मोबाइल की दुकान और उसके दादाजी शांत हो गए। और मैंने उसको फोन लगा, मैंने कहा अरे भाई कसरे कहीं शांत भैया दादाजी? बोले कहीं नहीं, वर्जन पुरानो थो ना, रिंगटोन आई रही थी, ब्लूटूथ भी खुल्लो ही रहतो थो, 3-4 दिन थी वायरस भी घना ही गया। इंदौर लई जाने अपडेट कराई ने लाया पर कोई फर्क ही नहीं पड़ियो, और काले राते डिलीट भी किया। मन क्यों कसरे बोल रहे हो यार, थारा परिवार ने क्षति पहुंची? बोले काई की क्षति, वैसे ही मेमोरी फुल थी। बोला आदमी हालत खराब है। लेकिन साहब मैं प्रणाम करना चाहता हूं, उज्जैन मेरे सामने है, मैं कवि हूं, ये मेरा भाग्य है। लेकिन आप जैसे बड़े लोग बैठकर मुझे यहां सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भाग्य और सौभाग्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता है। किसी आदमी का भाग्य तगड़ा हो, पर यह जरूरी नहीं कि उसे सौभाग्य में बदल दे। मैं शुरू होना चाहता हूं, आपकी मस्ती देखना चाहता हूं कि वो शरीफ बना बदमाश, भाग्य दिखाना चाहता हूं कि वो शरीफ बना बदमाश तो कुर्सी को छोड़ सटकना पड़ा, राहुल से करी दोस्ती तो अखिलेश को फिर लटकना पड़ा, लालू फंसे भंवर में तो नीतीश को हाथ झटकना पड़ा, और शशि कला को मिली सत्ता तो पहले ही जेल भटकना पड़ा। ये भाग्य की बात है कि जिसने पूरी उम्र गुजार दी उस राम मंदिर के नाम पे। राम जी तो खुद राष्ट्रपति बन गए ना, अडवाणी जी को करेले का जूस घटकना पड़ा। ये भाग्य होता है आदमी का। और भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी होनी चाहिए। मार्केटिंग का मतलब आप समझ गए ना। आजकल वो मोबाइल वाले की चल रही कि नहीं चल रही पूरे हिंदुस्तान में मार्केटिंग। इधर देखो तो इतना बड़ा वीवो का बोर्ड लगा हुआ,
उधर देखो तो इतना बड़ा ओप्पो का बोर्ड लगा हुआ। मेरे शहर में तो एक मोबाइल वाला ज्यादा ही भावुक हो गया, उस पे घर पे गया तो 2 बच्चे खेल रहे हैं। मैंने नाम पूछा, मैंने कहा बेटा नाम क्या है? बोले वीवो। दूसरे से पूछा तो बोले ओप्पो। मैं अंदर जाके बैठा तो भाई साहब खुद चाय की ट्रे लेकर आए। मैंने कहा आजकल भाभी जी नजर नहीं आ रही? बोले वो तो पियर गई हुई है। मैंने कहा क्यों? बोले अब सैमसंग आने की तैयारी है। इतनी मार्केटिंग तगड़ी चल रही है, और भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी होती है। और भाग्य की बात चल रही है इस हिंदुस्तान में। एक बड़ी बात करना चाहता हूं, मंच का साथ देना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। इस हिंदुस्तान में जी दादा मालवी में तो पढ़ रहे हूं, मालवी चल रही है तो हकीकत कह रहा हूं, मैं हकीकत कह रहा हूं। मालवी क्या है? मैं इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति का भाग्य बदला, उसे 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बिठाकर रखा, लेकिन हिंदुस्तान में वो व्यक्ति पद से उतरने के बाद कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं। माफ करना साहब, अगर माहिया हामिद अंसारी साहब पद से उतरकर कहते कि मैं इस हिंदुस्तान की सरजमी को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने मुझे 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बिठाकर रखा, तो मुझे खुशी होती। लेकिन आप साहब, एक तो हिंदुस्तान में लोगों को डर बहुत लग रहा है आजकल। वो नसरुद्दीन शाह साहब को डर लगने लग गया हिंदुस्तान में। अरे डर तो विद्या बालन को लगना था, तेने बुढ़ापे में उसके साथ उलाला उलाला कर लिया। उस बापड़ी को डर नहीं लगा वहां पे, तो तेरे को हिंदुस्तान में डर लग रहा है। वो आमिर खान साहब की वाइफ को डर लग रहा है हिंदुस्तान में। डर उस दिन लगना था जब तू नंगा होके पीके बन के रोड पे खड़ा हुआ था। कोई रेडियो खींच जाता आगे से तो पूरे हिंदुस्तान के कचरे हो जाते वहां पे। मतलब क्या रहा है? पूरे हिंदू डर लग रहा है। मैं आप लोगों की तरफ से 2 लाइनें मियां हामिद अंसारी साहब को देना चाहता हूं। या तो एक भी ताली नहीं बजे, मुन्ना बैटरी को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, लेकिन बजे तो आपकी तालियां दिल्ली तक देखना चाहता हूं कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, अरे हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, तो मियां तुम उपराष्ट्रपति नहीं किसी चौराहे पे पंचर बना रहे होते। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल रहा है, जिसको जो मर्जी है। वो दिल्ली में बैठा हुआ फर्जीवाल, उसको देश की सेना से सबूत चाहिए। अब सबूत चाहिए तो बॉर्डर पे जा, या तो तेरे को मिल जाएगा या उनको मिल जाएगा। सही कह रहा हूं। राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है, और देश की सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले तू तेरे बाप की औलाद है। बता इस बात का क्या सबूत है? अच्छा, ऐसा अपने ही नहीं, अपने 2-3 उधर पाकिस्तान में भी पैदा हो गए। अभी वो इमरान खान प्रधानमंत्री बना तो बैठते ही कि मैं एक बात बोल रहा, मैं इस पाकिस्तान की ऐसी अर्थव्यवस्था सुधारूंगा कि भारत भी हमसे कर्ज मांगेगा। तो उधर से विजय माल्या ने फोन लगा दिया, बोले दादा ऑनलाइन आवेदन कर सका कहीं? मतलब अगर ऐसा हो सकता सिस्टम तो 2 आदमी बिठा रखे हमने, दे तेरी मर्जी पड़े जितना लोन देना हो तेरे को। और मैं तो अच्छा ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में लोग? क्योंकि उनको बड़ा बनना है। और हमें दादा बैठे, हमें बचपन से एक ब्रह्म वाक्य बताया गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही बात बताई गई अपने को बचपन से कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने देखा कि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले किसी न किसी को बचाना पड़ेगा। तो पूरे हिंदुस्तान में भिड़ गए लोग एक दूसरे को बचाने के लिए। पत्थरबाज आतंकवादियों को बचाने में लग गए, महबूबा सरकार बचाने में लग गई, सरकार नीतीश कुमार को बचाने में लग गए, नीतीश कुमार बिहार को बचाने में लग गए, बिहारी लालू प्रसाद को बचाने में लग गए, लालू प्रसाद बेटे को बचाने में लग गया, बेटा नेताजी को बचाने में लग गए, नेताजी साइकिल बचाने में लग गए, साइकिल कांग्रेस बचाने में लग गई, कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने में लग गए, राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लग गए, रॉबर्ट वाड्रा प्रॉपर्टी बचाने में लग गए, प्रॉपर्टी वाले टैक्स बचाने में लग गए, टैक्स वाले नोट बचाने में लग गए, नोट वाले सब्सिडी बचाने में लग गए, सब्सिडी वाले मोदी जी को बचाने में लग गए, मोदी जी प्रदेश बचाने में लग गए, प्रदेश वाले मुख्यमंत्री को बचाने में लग गए, मुख्यमंत्री बेटी बचाने में लग गए, और बेटियां बेचारी चोटियां बचाने में लगी हुई है। लेकिन तालियां तो आपकी अब देखना चाहता हूं कि इस देश में भारतीय सैनिक ही है जो अपनी जान देकर इस देश को बचाने में लगा हुआ है। वरना हम तो वो लोग हैं जो चाइना का विरोध भी चाइना के ही मोबाइल से करते हैं। सही कह रहा हूं। पिछले साल मुहिम चली थी एक दादा, चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी, यही बात चली थी नहीं व्हाट्सएप पे। वो पिछले साल चली थी, इस साल तो फुर्सत ही नहीं मिली अपने को। सही कह रहा हूं, पिछले साल चली थी मुहिम, चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी है, चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती है? अपने अंदर का मालवी का आदमी जगाओ। सही कह रहा हूं, हिंदुस्तानी जगाओ अपने अंदर का। सामने वाले की अर्थव्यवस्था बिगाड़नी है ना,
पूरे हिंदुस्तान में लोग बोल रहे हैं चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी। एकमात्र मैं कवि हूं हिंदुस्तान का जो उल्टा बोल रहा हूं कि खरीदो, और इतना खरीदो कि वहां पे कुछ भी नहीं बचे, और बाद में जब पेमेंट देने की बारी आए, और हकीकत और अपने तो हिंदुस्तान में कई टेक्निक है, मतलब मेरे पास तो ऐसी कई टेक्निक है। मतलब मैं अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन में, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, एक अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेज अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। मैं पास में क्या, मैंने कहा दादा हिंदुस्तान है, कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, टेक्निक लगानी पड़ती है। बोले व्हाट इज दिस टेक्निक, मैंने कहा ध्वार्त, भाग गया कुत्ता। ये महिलाएं बैठी हुई इतनी सारी खीखी खीखी कर रही, इनको कोई कम टेक्निक आती है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही कि मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, दादा थोड़ा वहीं खसक जाओ, नहीं मारो जीव घबराई रही है ना। अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक, मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, वो कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए, यह हकीकत कह रहा हूं, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे देश के सीधे साधे भोले भाले गाय जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कह दिया था अमेरिका में। उस मूर्ख को मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान के ना तो सरदार इतने ढीले होते हैं, ना हिंदुस्तान की देहाती औरत इतनी ढीली होती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं देहाती औरत के लिए। ये पीछे जो महिलाओं का इतना हुजूम खड़ा हुआ है, मैं आपको समर्पित करता हूं, पीछे मत देखो, कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, मेरे को तुम्हारे लक्षण मालूम है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, बड़ी वाली तालियां देखना चाहता हूं कि अरे दादा कह रहे मालूम में पढ़ा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं कि अरे क्या होती हिंदुस्तान की देहाती औरत, कि अरे जो उबा उबा गांव का सरपंच ने झाड़ दे, वगड़ी तक की भैंस भी 5 लीटर दूध काट दे, भरी गर्मी में खेत की सोयाबीन उखाड़ दे, घर का घर में गर्दनी ने पछाड़ दे, अरे छोटी सी बात पे पूरा गांव टेढ़ जाए, और टेढ़ी निगाह कोई गांव में घूर ले तो दांतरों में ले, गर्दन पे छाती पे चढ़ जाए। ये होती हिंदुस्तान की देहात। अच्छा मेरे को इतना नॉलेज क्यों है कि देहाती औरत ऐसी क्यों होती है? क्योंकि मेरी खुद की घरवाली देहाती है। मैं 15-15 दिन तक कवि सम्मेलन में घूमता फिरता हूं, मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती है तो आप क्या करते हो? मन के मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूं। अब यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली, मैंने कहा तेरे को मेरी याद आती है, तू क्या करती है? बोले मैं ही आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। ये उसका कॉन्फिडेंस, मतलब महिलाओं में बहुत कॉन्फिडेंस। मैं हकीकत कह रहा, मतलब 50 महिला, मेरा दावा है कि अगर कोई अगर शांत हो जाए कोई न, वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो हैं करके काम निकाल लेती है। सही कह रहा हूं, मजे ले लेना अगली बात पे बिल्कुल मुन्ना बैटरी के, बिल्कुल सैल्यूट करता हूं आपको। वो मैं हकीकत कह रहा हूं, 50 महिला अगर रो रही हो तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती है।